लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं सिंध के एक नामवर सियासतदान, नामवर सियासी कारकुन और नामवर सियासी खानवादे, सियासी और समाजी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जिसको हमने तो 1988 में, 93 में, 97 में इलेक्शनों में देखा, MP होते देखा, वज़ीर होते देखा। 2008 में वो वज़ीर हुए और 2013 की इलेक्शन के बाद उसने अपनी जो इलेक्शनी सियासत है वो मुंतकिल की है अपने जमा साल बेटे बैरिस्टर मुजीब रहमान के नाम पे। तो वो शख्सियत हैं, आप समझ ही गए होंगे, जनाब पीर मज़हरुल हक़। पीर मज़हरुल हक़ अगर हम उनका नाम लेते हैं तो कराची के रहने वाले पीर इलाही बख्श कॉलोनी जो उनके दादा के नाम से मौसूम है, उस पीर इलाही बख्श जो पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल के लिए चीफ़ मिनिस्टर सिंध भी रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई नशेब व फराज देखे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब कुछ पीर साहब की ज़ुबानी सुने और पीर साहब के हवाले से जो जो चीज़ें हमारे जहन में हैं, जो जो बातें आवाम के जहन में हैं, वो उनसे पूछी जाए। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपसे हमारी वैसे तो ज़ाती तौर पर कई बरसों से हमारी शुनासाई भी है, कई हुज्जतें भी हैं, कई मोहब्बतें भी हैं, लेकिन चूँकि ये डिजिटल दौर में एक रिकॉर्ड का मामला है तो हमने कहा कि चलो पीर साहब को भी डिजिटली रिकॉर्ड ही कर ले। तो पीर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो आबा व अजदा हस्ब व नस्ब है, तो आपको शऊरी तौर पर कितना पता है अपने दादा से पहले का भी? डॉक्टर अयूब शेख साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे इस डिजिटल दौर के दरवाज़े पे ले आए और ये मुझे मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसा एक सुलझा हुआ पॉलिटिकल शऊर रखने वाला पुराना साथी, अब मैं आपको क्या क्या अलक़ाब दूँ, इससे बेहतर है कि मैं आ जाऊँ मौजू पे। ये एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही आसान है। मेरे दादा जान ने ही मुझे सब कुछ उनसे ही मैंने सुना, बचपन से ही वालिद साहब से भी सुना, दूसरों से भी, फिर आस्ते आस्ते बड़े हुए तो ख़ुद ही पता पड़ता गया कि हमारा जो खानवादा है वो है हज़रत मखदूम सरवर नूर रहमतुल्लाह अलैह के पुश्त से है। उनके औलाद में जो हमारा सिलसिला मिलता है वो उनका 5वां नंबर बेटा था मखदूम मूसा रहमतुल्लाह अलैह। उनके पुश्त से हमारी ब्रांच निकली और मखदूम सरवर नूर रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दूसरे बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर से था और उन्होंने सारा शुजरा भी उनके मज़ार पे ऊपर लिखा हुआ है, सारे का सारा। तो ये फिर हमने पढ़ा भी, देखा भी, बहरहाल उससे ये ताल्लुक़ है। लेकिन सारे पीर थे, ज़ाहिर है मेरे परदादा वग़ैरह जो भी, लेकिन मेरा दादा उनसे ज़रा मुख्तलिफ हो गया। वो ये कि उनके वालिद जल्द इंतकाल कर गए। ये घोटकी में रहते थे असल में। अच्छा। घोटकी का एक गांव था तहसील का जहानपुर, वो जहानपुर कच्ची उसको कहते थे, कच्चे के थे। और क्योंकि मखदूम मूसा रहमतुल्लाह अलैह के जो औलाद थी, कोई बलूचिस्तान सेटल हो गया, बागनाड़ी और इस तरफ बेलपट की तरफ, कोई रहीम यार ख़ान और सादिकाबाद, वो उस वक्त में सिंध का ही समझो हिस्सा था, तो वहाँ चले गए। और बाकी ये घोटकी में उस गांव में इनका था, मज़ार भी थी, दरगाह भी थी। तो ये वहाँ से फिर सैलाब आया तो सारी ज़मीन गांव डूब गया, बहुत कोई पुराने वक्तों में। तो वो फिर वहाँ से शिफ्ट होके अपने अजीज़ों में दादू आए, पीर जो गोट मानसदाबाद के करीब है।
वहाँ आए तो उनकी बेगम का वहाँ घोटकी में इंतकाल हो चुका था, तो उस वक्त तक नौजवान थे, इतने उम्र के बड़े नहीं थे। तो वहाँ जो उनके अजीज़ थे उन्होंने कहा कि शरीफ आदमी है, उन्होंने अपनी सिस्टर उनको ब्याह के दी, तो फिर घर भी बनवा के दिया। और ये दादा जान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये सैलाब जदगान में से हम भी हैं वहाँ से जाके। फिर दादा तो वहीं पैदा हुए मानसेदाबाद वाले गांव में, पीजो गोट में। तो इस वजह से हमारा ख़ानदान जो है सिद्दीकी कुरैशी कहते हैं उनको। और हमारे पासपोर्ट पे जब उन्होंने कहा कि सरनेम लिखो तो हम फंस गए, क्योंकि हमने कभी सिद्दीकी कुरैशी यूज़ नहीं किया। हमारे सिर्फ बड़ों के कब्रों पे ये लिखा हुआ है सिद्दीकी कुरैशी, बाकी ज़िंदगी में कभी हम लोगों ने ये नहीं लिखा। क्योंकि नाम भी माशाल्लाह पीर मजहरुल हक, पीर मुजफ्फरुल हक, ये बड़े बड़े नाम थे और रखे तो हमारे नाना ने थे। लेकिन अब उसमें सिद्दीकी कुरैशी आए तो फिर तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो पासपोर्ट वालों ने कहा सही आप दोनों में से एक चूज़ करें, या सिद्दीकी या कुरैशी। हमने कहा यार सिद्दीकी पहला है तो वो कहते हैं, कुरैशी तो फिर बहुत बने। तो मैं कहने का मकसद है कि हमारा ख़ानदान इस लिहाज से, तो मैं तो कभी कभी खुश भी होता हूँ तसव्वुर में कि हम मदीना मुनव्वरा से हमारे बड़े आए, फिर होते हुए कई ममालिक, क्योंकि उन पर मज़ालिम बहुत ढाए गए। खिलाफत राशिदा के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत, तो उसके बाद सारे ख़ानदान रसूल पे बहुत जुल्म ढाए गए। तो हमारा जो ताल्लुक़ था, हम जिसकी पुश्त से वो तो शियान अली में थे, और वो हज़रत मखदूम सरवर नूर रहमतुल्लाह उनकी डायरेक्ट वहाँ से थे। तो पाला तो उनको हज़रत बीबी आयशा ने, क्योंकि यतीम थे, और उनको तो मिस्र के वो गवर्नर थे मखदूम हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर, तो माया साहब ने उनको शहीद करा दिया, गिरफ़्तार करके शहीद कराया, जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। इस वजह से वो बहुत ही शदीद तकालीफ़ और शदीद मुसीबतों में वो फिर पले बड़े। लेकिन उनका बेटा बहुत बड़ा आलिम बना, और फिर वो उनकी शादियाँ भी इमाम जो भी थे उन औलाद अली, उनमें से उन्होंने अपनी बच्चियाँ दी और ख़ुद ली। आपने जो पहले बताया है कि आपका शजरा मिलता है पहले खलीफे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, ठीक है, तो वो तो पैगंबर सल्लम की उस औलाद में से नहीं हो रहे ना, नहीं, ठीक है। तो आप पैगंबर की औलाद में या हज़रत अली या उसके नसब के बजाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं, तभी सिद्दीकी कहलवाते, तभी सिद्दीकी, ठीक है। लेकिन उनको पाला मोहम्मद बिन अबू बकर को 6 महीने का था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फौत हुए। तो पाला उनको हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने, उनकी जो बेवा थी, जो पहली बीवी तो हज़रत जाफ़र बिन तैयार की थी, फिर वो शहीद हो गए। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे शादी की। तो पहला बेटा तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हुआ, तो वो तो बड़ा बेटा था। फिर ये दूसरा ये पैदा हुआ, तो इसमें से इनकी उम्र 6 बरस थी। तो हज़रत अली मौला अली करमुल्लाह वजह ने उनको अपने निकाह में लिया और फिर उनको पाला, उनकी तरबियत सारी उन्होंने की। तो वो शियान अली के कमांडर हो गए और उनको गवर्नर मिस्र बना के भेजा। तो वहाँ शाम के हुक्मरान ने उनको चढ़ाई करके और गिरफ़्तार करके और फिर उनको शहीद किया। और आपको हैरत होगी कि उनकी कब्र भी गुम कर दी गई। अभी 55 साल हुए हैं कि वो कब्र हाथ आई है। वो भी इजिप्ट का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने हाथ की है, और मैं वो देखने गया और वो हाज़िरी भी भर के आया, वहाँ पर तस्वीरें भी लेके आया। अगर मेरी गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगाया कि हूँ तो सुनी, लेकिन हक बात में ज़रूर कहूँगा कि मैंने वो पढ़ा है, आजकल वो पढ़ रहा हूँ कि उनके हज़रत मौलाना मौदूदी के जो किताब थी खिलाफत और मलूकियत, उसके ऊपर जो एतरारात हुए हैं उनका जवाब अभी शाया हुआ है। वो मैंने ले लिया है, पढ़ूँगा। नहीं, बात निकली तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो सही है, वो मैं आपको बताऊँ, इसका अजीब बात है।
हज़रत मखदूम तालिबुल मौला रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुर्शिद भी थे और मैं उनके पास बहुत जाता था। तो मुझे कहा गया, हमने आपका हाला के साथ ताल्लुक़ देखा भी है यार। हाँ। तो वहाँ पर एक मरतबा वो दरगाह पे आते थे, माँ प्यारे शुमार होता था, तो उन्होंने उनकी नज़र पड़ गई मज़ार के ऊपर जो शुजरा था, तो वहाँ आखूंद जो हैं वो इंतज़ाम करते हैं वहाँ का। तो वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जिस पुश्त से हमारा शुरू होता है, वहाँ बजाय हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर के लिखा हुआ था अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हो। तो साईं तालिबुल मौला ने उनको आखुंदों को बुला के कहा, ये आपने हिस्ट्री से क्यों मजाक की? तो उन्होंने कहा कि सही वो बात यह है कि यहाँ हम सुनिए, यहाँ आके लोग कहते हैं ये जो आपने बात की। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बात गलत बढ़ा चढ़ा के जो हिस्ट्री बनाने वाले थे उन्होंने की है, वो बहरहाल अटेम्प्ट उन्होंने की होगी, लेकिन वो गलत फहमी फैलाने वाला भी उन्हीं का एक साला था जो बनु उमैया से था। आप पीर क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि जो मखतूम हैं वो एक होता है, बाकी सारे जो उनकी ख़ानदान में हैं वो उनको लिखना भी यही चाहिए पीर, लेकिन अभी वो ट्रेडिशन थोड़ी चेंज हो गई है। लेकिन एक मखतूम होता है, फिर दूसरा मखतूम ज़्यादा जो सजादा नशीन होता है, फिर जो दूसरे हैं वो छोटे पीर हैं। तो वो मैं तो पीर नहीं हूँ प्रैक्टिकली। दादा भी आपके पीर तो नहीं, वो भी नहीं थे। अब बात यह है कि मैं जब इबरत में मैंने काम शुरू किया इस जर्नलिस्ट में, पीर साहब वो आप बाद में बताएं। नहीं, मैं आपको बताऊँ कि नाम मैंने तब्दील करने की कोशिश की कि मुझे पीर नहीं कहे। क्योंकि हम जाम साकी के साथ थे और हमने कहा ये पीरों का तो वो काम भी वो नहीं कर रहे हैं, और ये खामखा में हम एक नमाज भी पूरी तरह 5 वक्त नहीं पढ़ते थे उस वक्त में। तो मैंने कहा ये पीर काय के हुए। तो दादा भी यही कहते थे कि भाई हम में कोई भी एक बता दें कि हमने कोई करामत दिखाई है, कोई किसी को हमने कोई कहते हैं कि जो भाई बेटा हो गया तो आपकी दुआ से कोई करामत का वली, कोई करामत कुछ भी नहीं है, तो हम पीर नहीं हैं। दादा ने किया, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे ना, वो कहते थे, वो जानते ही नहीं थे। जैसे मैंने इबरत में फ़ोन उठा के मज़हर ऐसे कहा होगा, कौन सा मज़हर? मैंने कहा भाई मैं मज़हर हूँ, आप नहीं जानते तो ठीक है, आप बताएं, काम बताएं। कि नहीं पहले आप बताएं आप कौन से मज़हर हैं? मैंने कहा मैं यार मैं पीर मज़हर हूँ। या ऐसे बोलो ना, अब ये हमारे शनाख्त के हिसाब से, शनाख्त के हिसाब से। लेकिन अदरवाइज़ आप यकीन करें नज़रियाती तौर पे भी, और जो मेरा इल्म है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम में कोई एक भी दाना नहीं है जिससे हम आप ये क्लेम करें। लेकिन अब यह कि शनाख्त बन गई है, जैसे टाइटल होता है, जैसे काजी, वो काजी तो हैं भी नहीं, लेकिन काजी हैं। हाँ। तो इस तरह हम भी पीर हो गए, तो मेरा वो नहीं कहेंगे तो फिर। तो दादा जो है भान सईदाबाद के पीर जो गोठ में पैदा हुए और वहाँ से उन्होंने प्राइमरी पढ़ी, फिर आगे उनकी क्या वकालत पढ़ी? नहीं, उन्होंने मैट्रिक किया जाके नाज हाई स्कूल से, खैरपुर मीर्स में। वो उसकी वजह ये थी कि उनका शौक़ था कि मैं जाके सिंध मदरसतुल इस्लाम में पढ़ूं। तो पैसे भी नहीं थे, यतीम भी थे, और अपने मामू को बताना भी नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वो भाई हमारे आप लोगों के पास हैं तो कपड़े भी पहनने के पूरे नहीं, तो आप लोग सोच रहे हो कि मैट्रिक करेंगे। मैट्रिक तो बड़ी चीज़ थी ना उस ज़माने, अभी तो हर एरा गैरा नत्थु खैरा करता है, फ्री भी है। तो उन्होंने फिर अचानक बग़ैर बताए वहाँ से निकल गए गांव से, और वहाँ भान सईदाबाद के मेहमान होते थे, इधर कैंट स्टेशन पे कूली थे, उन जानने वाले थे, कोई पढ़ते थे, कोई बच्चे तो उनके बड़े थे। तो उन्होंने कहा साईं आए, वो रहा है उधर। तो किससे आए होगा? मैं पढ़ने आया हूँ, इंग्लिश पढ़ने आया हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ने आया हूँ। तो कहा कि कहाँ पढ़ेंगे? कहा सिंध मदरसे में। सुबह को वो उनके साथ गए, वहाँ जाके मिले वहाँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो वेकेशन हो गई है, तो यहाँ तो अभी एडमिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यहाँ पढ़ाई एडमिशन भी कंप्लीट हो गई है, तो आपको नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा फिर मुझे पढ़ना तो है, फिर क्या करूँ? वहाँ कोई टीचर था, उसने कहा कि आप ऐसा करें, खैरपुर उस वक्त अलग स्टेट थी, उनका कानून भी अलग था कि आप वहाँ चले जाएँ। और वहाँ सुना है कि वहाँ के जो हिज़ाइनस हैं मीर अली नवाज़ नाज, वो बहुत ही मुखय्यर आदमी हैं, और गरीबों और जो बेवा मतलब यतीमों को बहुत मिस्किनों को वो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के लिहाज से भी।
तो दादा बिस्मिल्लाह करके उनको कहा मुझे ट्रेन में चढ़ा दो। ट्रेन में चढ़ गए, वहाँ जाके उतरे तो किराया जो था वो नवाबशाह तक था, बाकी एक अजरक था वो फिर उन्होंने नीचे बिछा के सीट के और सो गए। वो टीटी तो इधर उधर के चला गया। फिर खैरपुर में जब उतरे तो सुबह सवेरे थी, तो वो उतर के वो जो आखिरी जंगला होता है ना, वहाँ गए सीधे। वहाँ से निकल के फिर बाहर गए का टिकट तो है नहीं, नवाबशाह तक का टिकट पकड़ से बचने के लिए वहाँ गए। और वहाँ उनकी लगन थी कि वो पढ़ना है, गुर्बत तो उसके लिए रुकावट नहीं थी, कोई है भी नहीं। अगर आदमी चाहे व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो वहाँ गए तो सुबह बैठ गए वहाँ। जब वो रोशनी थोड़ी हुई तो देखा कि वज़ीर साहब जो होते थे मीर साहबान के, उनका सेक्रेटरी, बल्कि शायद असिस्टेंट सेक्रेटरी था, मिस्टर दरेशानी। ये दादा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, मिस्टर दरेशानी। उसके ऑफिस के बाहर दरख्त के नीचे एक अरीज नवेस बैठा था। तो ये तो चले गए वहाँ चपरासी को, जो बड़ा तुरा बुरा लगा के बैठा होता, तो उसको जाके कहा कि मुझे साहब से मिलना है। उन्होंने कहा साहब तो इस वक्त नहीं है, वो आएंगे देर से, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? काम है यतीमों वाली कोटा पे मुझे चाहिए एडमिशन। तो कहा उसकी दरख्वास्त होनी चाहिए ना, है आपके पास? कहा नहीं, बोल नहीं, मुझे पता नहीं था, अभी आया हूँ, ट्रेन से उतर के आया हूँ। तो उन्होंने कहा वो जो दरख्त के नीचे बैठा है ना, जाके इससे दरख्वास्त लिखवा के आओ। तो वो उधर चले गए, उनको कहा दरख्वास्त लिखो। उन्होंने लिखी। अब दादा ने समझा ये फ्री वाला है, कोई दिखता है मदद कर रहा है गरीबों की। मीर साहबान ने बिठाया है। वो सारा दरख्वास्त जब लिख लिया तो उन्होंने कहा भाई इसका मुआवजा है, पता नहीं 2 पैसे, पता नहीं कितने, वो दो। तो दादा ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 1 टका भी नहीं है, कहाँ से दूंगा, पैसा भी नहीं है। तो उसने ऐसे देख के कहा ये अजरक जो तुम्हें पड़ा है ये दे दो तो फिर जब तुम्हारे पास हो तो दे के लेके जाना। तो दादा ने कहा कि एक ही अजरक है, मौसम भी सही नहीं है, मैं नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा, तंग हो गया, जाओ जब हो जाओ दे देना। वो लेके चला गया, दादा जाके बैठ गया उधर। फिर वो असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब जो थे दरेशानी साहब को उन्होंने जब बुलाया तो कहा कि क्या बात है भाई? मैं दादू से आया हूँ, यतीम बच्चा हूँ, मुझे पढ़ना है, तो आप मुझे एडमिशन दें नाज हाई स्कूल में। क्योंकि वो सारा इंतज़ाम वो चलाते थे। शायद कोई कहते हैं कि वो हेड मास्टर भी थे, या बहरहाल उनका एजुकेशन से भी वही था। तो उन्होंने हंस के कहा कि जो भी आता है पहले ऐसी शक्ल बनाता है, फिर थोड़ी मुफ्त की रोटियां खाता है, तो फिर लड़ता है। अभी जो जगह खाली है एक है, लेकिन वो भी ऐसे शुरू में आया था और वो झगड़ा किया, उसको निकाल दिया, तो अब वो जगह खाली हो गई है। तो तुम भी ऐसे करोगे, मुफ्त का खाना खाओगे, मुफ्त की हो। तो उसने कहा सही, मैं गरीब हूँ, मैं ये फटे वटे नहीं करता हूँ, आप मुझे एडमिशन दे दें, आपको पता पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा वो तुम्हारे कहाँ सर्टिफिकेट कहाँ है? अब सर्टिफिकेट मामू को तो बता के नहीं आए थे, तो कहा वो आ जाएंगे, मेरा मामू भेज देगा। अच्छा, वो लिख के दे दिया। और वहाँ गया तो वहाँ कहा कि भाई तुम्हारा बिस्तरा कहाँ है, चारपाई कहाँ है? वो तो मेरे पास नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, वहाँ से आया हूँ, दादू से कोई चारपाई लेके आऊँगा। फिर वो हेड मास्टर अच्छे आदमी थे, या कोई असिस्टेंट हेड मास्टर, उन्होंने सबको कहा यार किसी के पास चादर हो, किसी के पास तकिया हो। एक चारपाई पड़ी थी खाली, वो उठा के वो रखी, वो फिर उस पर वो बेचारे सोने लगे। और फिर उन्होंने मामू को ख़त लिखा कि मैं पढ़ने के लिए इधर आया हूँ, नाज हाई स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया है, मेरे सर्टिफिकेट भेज दें। तो वो आए और लेके तो आए, लेकिन नाराज़ बहुत हो गया, आपने बताया नहीं, हम उधर आपको ढूंढ के तंग हो गए। इस तरह दादा ने अपनी तालीम वहाँ से फिर आगाज़ किया और मैट्रिक का इम्तहान पास किया। और हॉकी हिज़ाइनस की जो हॉकी की टीम थी उसके कैप्टन भी बन गए। बहुत खेलने, फुटबॉल और हॉकी के वो बड़े अच्छे चैम्पियन थे वहाँ। तो उन्होंने मीर साहब उनको देखने आते थे जब टूर्नामेंट, तो बड़े इनाम भी देते थे। फिर वो मैट्रिक उन्होंने वहाँ से मैट्रिक किया खैरपुर से, फिर मैट्रिक से क्या वहाँ से फिर वो गए। मामू को बोला कि अब क्या करूँ, नौकरी करूँ या क्या करूँ? उन्होंने कहा कि उस वक्त में इंडिया की जो वायसराय काउंसिल का एक ही मेंबर होता था, वो खान बहादुर बैरिस्टर गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी था, MLA।
हाँ नहीं, MLA तो होता था मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो 37 में बना। ठीक, ये तो 20s की बात है। तो एक सूबे से एक लेते थे एक, हाँ ये हमारी जो प्रेसिडेंसी का हाँ। जो सिंध रीजन था उसमें से एक होता था, और उसको वोट देते थे जो ढल भरते थे या इनकम टैक्स, ज़राई टैक्स जो भरते थे, जो ढल, हाँ ज़राई टैक्स कहते हैं वो। तो मेरे आबियाना, दादा के आबियाना तो इरिगेशन का है, नहीं, वो देते थे जो भी मतलब एग्रीकल्चर का जो गवर्नमेंट को देते थे लैंड रेवेन्यू, उन्हीं वो ही वोट दे सकते थे, और किसी को वोट टैक्स पेयर वोटर था। तो वो दादा जान के जो मामू थे वो ज़मींदार थे और टैक्स देते थे, तो वो वोट देते थे भुरगड़ी साहब को। तो मैंने कहा चलो चलते हैं आज, भाई काम हमारा तो पहला पड़ा है। उनके पास गए कि सही अभी इनको सूबेदारी की नौकरी दिलाएं, क्योंकि मैट्रिक पास किया है, उस वक्त मैट्रिक पास बहुत कम होते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखूं, इसका इंटरव्यू दूं। तो दादा से उन्होंने इंग्लिश में बात करना शुरू की, तो वो इंग्लिश में बहुत होशियार थे, वो उनका जवाब फर्स्ट क्लास दे रहे थे अच्छे एक्सेंट के साथ। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा ये सूबेदार के लायक नहीं है, इसको आगे पढ़ाओ। वैसे उनको सूबेदार क्यों बनवा रहे थे? बस नौकरी चाहिए थी, जैसे आजकल सूबेदारी की, सूबेदारी और कौन सी जमाने में तपेदार, वो तो कम था ना, वो तो फाइनल पास वाले थे ना। हाँ। ये टीचर भी फाइनल पास थे। अभी मैट्रिक उस ज़माने में आला तरीन एक डिग्री थी। तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि अभी कुछ नौकरी, और पुलिस की नौकरी में ASI होना माना चंद सालों में SB बन जाता था। तो ये शुरुआत तो उस वक्त में ऐसे ही होती थी हमारी, थोड़ी कि डायरेक्ट उठा के अयूब शेख को बना दिया DSP, 2-4 साल के बाद बैठ के वो SP बन गया, फिर DIG आई। इस तरह तो नहीं था ना, वहाँ तो अंग्रेज़ जो है वो तो हर चीज़ तरीके से करता था। तो उन्होंने बहरहाल उन्होंने उनको मना कर दिया कि प्लीज़ इसको डिस्ट्रॉय नहीं करें, ये बच्चा टैलेंटेड है, इसको आप आगे पढ़ाएं। कहाँ पढ़ाएं? अलीगढ़ भेजो उसको। कहा अलीगढ़ भेजूँ, लेकिन अभी मैं भी इतना बड़ा ज़मींदार थोड़ी हूँ कि का मामला फिर ये कि उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर आप जाओ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है सर शाहनवाज भुट्टो, वो आप उसको वोट देते हो। कहाँ? वो भी टैक्स पेयर देते थे, उसके पास जाके उसको भी देख लो। वो उनके पास लोकल बोर्ड है ना, लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड का प्रेसिडेंट होता था। उन्होंने कहा कि उनके पास स्कॉलरशिप्स होती हैं पढ़ाने के लिए, आला तालीम के लिए, तो आप जाओ। तो वो उनके पास गए और सर साहब ने, उनको खबर था ये हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाड़काना में था। तो फिर उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दे दी, फ़ौरन चले गए अलीगढ़। तो वहाँ फर्स्ट ईयर इंटर किया, तो बाद में वहाँ मौलाना मोहम्मद अली जो और शौकत अली के हाथ में आ गए। उन्होंने कहा कि छोड़ो, ये टोडियों की यूनिवर्सिटी है, खलीफा बन गए। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो, ये टोडी हैं अंग्रेज़ के, ये सर सैयद, इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो वही अंग्रेज़ों के बनोगे। या हमारी यूनिवर्सिटी उन्होंने जामिया मिलिया खोली थी, उसमें चले गए। वहाँ से BA भी की, और उनके उस्ताद डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऐसे ऐसे लोग थे, मौलाना मोहम्मद अली और उनके उस्ताद थे। तो ये वहाँ पढ़ लिए, वो पढ़ के और जो BA का इम्तहान पर्चा दिया और रिज़ल्ट निकला, पास हो गए। तो अंग्रेज़ सरकार ने कहा इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी किसने बनाई? जामिया मिलिया की यूनिवर्सिटी, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं थी। वो तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ के हम रिकॉग्निशन भी नहीं लेंगे, ऐसे ही तो ऐसे ही तो सही। उस वक्त में अंग्रेज़ों ने कहा हम तो उसको मानते ही नहीं हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जो ने कहा खिलाफत तहरीक चल रही है, आपको हम लाड़काना का लीडर करके बनाते हैं। भेजापुर काजी फजला और ये दोनों इनको सियासी डिग्री दे दी, सियासी डिग्री दे दी। ये जोश जज्बे में चले गए उस वक्त। मीर साहब, ज़मीनी सवाल है मेरे जहन में आपकी बातों से कि तो सर सैयद के ख़िलाफ़ उधर नफ़रत भी थी। एक्चुअली देखें ना, वो तो आज भी है, नफ़रत जो है वो कभी ख़त्म तो दुनिया से हो ही नहीं है। वो उनका जो ख्याल था वो सही ख्याल था कि हमें मल्टायर नज़र तो यही आता है कि उन्होंने कहा कि भाई देखो ना, अगर हम अंग्रेज़ी आप लोग नहीं पढ़ोगे, और पेशगी बात इतना विजन, हाँ ये जो वो तो बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आपको अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए।
तो ये अंग्रेज़ी वो पढ़ाए, वो अरबी और फ़ारसी और ये पढ़ाते थे, और वो अंग्रेज़ी भी नहीं। तो आपके दादा उनके झांसे में क्यों आए? वो जज्बाती थे, वो जज्बाती थे। उस वक्त मुसलमानों के जज्बात जो थे ना, वो एक तो हुकूमत सदियों तक हुकूमत की मुसलमानों ने, फिर वहाँ जाके अंग्रेज़ों के आगे जो काफ़ी बड़े अच्छे खासे कासालेस बन गए, और ये इनकलाबी थोड़े जहन रखते थे, और गुरबत में वैसे ही भी इनकलाब का आपको होता है पौधे रेजिस्टेंस उसके जहन में था। हाँ, इस वजह से वो चले गए। लेकिन बाद में उनको भेजा लाड़काना, वो यहाँ आए, यहाँ पर आके उन्होंने खिलाफत तहरीक में हिस्सा लिया, अपने अखबार भी निकाले, पता नहीं हुर्रियत एक अखबार निकालते थे, पता नहीं उन्होंने लिखा है अपने इसमें ऑटोबायोग्राफी में। ये 1920-25 हो, हाँ, पहली जंग अज़ीम के बाद ही होगा। हाँ जी, उससे पहली जंग, वो मुझे सन याद नहीं है, लेकिन वो मैं आपको किताब जो सिंधी अदबी बोर्ड ने छपाया है उसमें दादा ने सब कुछ लिखा है। तो वो अच्छा, तो फिर वो खिलाफत तहरीक के मुजाहिद बन गए, फिर क्या किया? फिर वो गांधी जी ने वो बंद कर दी तहरीक बंद जो अचानक की तो सब बैठ गए, क्योंकि वो गांधी तो लीडर थे ना सबके। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली वाले भी उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, फरंगियों के ख़िलाफ़ थे। और जो सर सैयद थे वो तड़प रहे थे कि ये मुसलमान को मौलवी ख़राब कर रहा है, ये जब तक ये अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे तो ये मुकाबला कैसे करेंगे। अब बग़ैर हथियार के आपको नहीं, मैं तो गिल्ली डंडे से मारूंगा या मैं लाठी से मारूंगा, भाई अभी तो 2 बंदूक का आ गया, तो बंदूक चलाओ ना, वो बंदूक सीखो ना। फिर कहने लगे, इस पर भी उनको बरगलाया कि नहीं, इसमें सुअर की चर्बी इस पर कारतूस पे लगी हुई है, ये वो उन्होंने वो फेंक दी बंदूक भी। हराम बंदूक हराम हो गई। और उनको हिंदुओं को कहा कि ये गौ माता का है, इस पर चर्बी है, उन्होंने भी फेंक दी बंदूक। तो इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अंग्रेज़ी नहीं पढ़, हम बहुत पीछे पड़ गए। नहीं, अब दादा कहाँ पहुँचे? दादा उन्होंने फिर वो वापस गए, उनको अप्रोच किया मीर साहबान ने, जो वो उनको जानते थे कि हमारे इससे पढ़ के गए। तो उनके किसी अमलदार ने कहा कि आपको, मेरे ख़्याल में शायद ये जो शाह बख्श अब्बासी के वालिद साहब थे, उन्होंने या किसी ने उनको कहा कि आप जो हैं एम.बी. अब्बासी है ना, उनके वालिद साहब, वो दादा के क्लास फेलो भी थे। उन्होंने कहा सही आप अभी फ़ारिग हैं, यहाँ मीर साहब के साहबजादे हैं 2, वो पढ़ना चाहते हैं अलीगढ़ में, तो आप उनके अतालिक बन जाएं, तो आप अपनी भी तालीम शुरू कर दें, ये जो मुआवजा देंगे रहेंगी भी उनके साथ, खाना भी उनके पास, अभी वज़न भी नहीं होगा माली। तो इसलिए वो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उनको ले गए। लेकिन वहाँ हॉस्टल में फिर वो चले गए, तो फिर हॉस्टल में रहना पड़ा। लेकिन वो बहरहाल वो एक उनका एक्सपीरियंस ये था कि मीर साहबान ने वहाँ भी उनके काम आए। तो वो मीर साहबान का अक्सर बहुत उनका जिक्र बड़े इज़्ज़त के साथ। तो अलीगढ़ में ग्रेजुएशन की, BA किया दोबारा, और फिर MA किया हिस्ट्री में, फिर LLB किया, फिर अब LLB करने के बाद कहा कि वकालत करें, इधर वापस आए। फिर वापस आए लाड़काना, क्योंकि हमारी सेशन कोर्ट लाड़काना में थी। वहाँ आए तो सीधा ज़िला कब बना? 1933 में। 3 में ये उससे पहले की बात है। दादा जान वहाँ गए सर शाहनवाज भुट्टो के पास कि सही अभी तो मैं LLB करके आया हूँ, तो आप मेरे पे हाथ रखें। तो वहाँ पर तो ज़मींदार भेजते थे केस, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका साथ देंगे। और उनको नवाब गैबी खान चांडो उस वक्त में बहुत बड़े ज़मींदार थे और बड़े नामवर आदमी थे। MLA भी थे। MLA तो अभी बनी नहीं थी, असेंबली कहाँ से? 36। अच्छा, ये उससे बहुत पहले की बात है, ये पहले की बात है, क्योंकि वो भी असेंबली में था बाद में वो तो दादा भी बन गया। वो तो 37 पहली असेंबली थी ना, पहली असेंबली। लेकिन ये उससे ये मेरे ख्याल में ये 30s के अवाइल था या कोई ये था उसमें। तो वकालत की तो घर नहीं था लाड़काने में, कहाँ रहे। सर साहब ने कहा कि चलो, नवाब साहब से कहा कि ये नौजवान है, इसको मैंने ही भेजा था, अब MA LLB करके आए तो इसको आप अपने उताक में कमरा 1-2 दें। उन्होंने कहा सारी ले लो, हम होते कहाँ हैं, हम तो अपने गांव होते हैं, कभी कभी आते हैं। उन्होंने एक हिस्सा पोर्शन उनको दे दिया लाड़काना शहर में, जो चांदी उसका घर शहर में जो नवाब साहब का बंगला था ना। हाँ, है अभी भी है।
अभी शायद वो अब्दुल रज़ाक सुमरो ने लिया है, पता नहीं किसने लिया अभी है। लिया होगा लेकिन अभी है। बहरहाल वो आई डोंट नो, लेकिन अब्दुल रज़ाक सुमरो के घर के पीछे वाली गली में। तो दादा ने वहाँ रहाइश भी अख्तियार की और वकालत भी शुरू की और माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील बन गए, क्योंकि वहाँ पर उस ज़माने में थोड़ा कम्युनल भी होता था कि भाई ये मुसलमानों का वकील है, ये हिंदुओं का वकील है, तो दूसरे हमारे मुसलमान वकील, अब वहाँ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था वो खान बहादुर यार मोहम्मद जूने जो थे, जो दादू के ही थे पाट के, उनका बेटा जस्टिस हयात जूने जो था, तो वो सरकारी वकील थे। अब सरकारी वकील को तो अपने सरकार की वकालत करनी होती, अब वो फिर मुसलमान भागते थे दादा के पास के, तो दादा फीस में भी उनको जो मर्जी है, तो मामला ऐसा है। इस तरह कई केसेस उन्होंने फ्री में भी चलाए, काफ़ी वो ही बिकेम वेरी पॉपुलर। तो वो उसकी वजह से वकालत में उन्होंने काफ़ी नाम पैदा किया। फिर दादू में सिविल जज की कोर्ट थी, वहाँ भी कभी कभी आते थे। तो उन्होंने बस ये किया कि बचत, वो बहुत बचत वाले आदमी थे, उन्होंने बचत कर कर के उस ज़माने में ज़मीनें गवर्नमेंट से ख़रीदनी शुरू की। और अपने जो मामूजाद भाई थे, मामू फोत हो गए, तो मामूजाद भाई भी जो है ना, कभी कभी वो इनके साथ क्लास फेलो भी थे, दोस्ती भी थी, लेकिन आपस में कभी कभी इख्तलाफ भी होते थे। तो बराबर वो ज़मीन बेचते थे, तो ये इनको कहते थे बेचो नहीं, तो कहा तुम ले लो, मैं लेता हूँ। वो फिर किस्तों पे उनसे वो ख़रीदे, कुछ गवर्नमेंट से ख़रीदी। ज़मीन उन्होंने बहुत बना ली, 4-5 हज़ार एकड़ तक उन्होंने, 4-5 हज़ार एकड़ कच्चे के जो थी वो तो जैसे फ्री में थी, बाकी और 2-3 हज़ार एकड़ उन्होंने ज़मीन बना ली। ये 10-15 साल के दौरान एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत बचत करते थे, किफ़ायत शुमार थे, बहुत वो पैसा फजूल कभी ज़ाया नहीं की सारी ज़िंदगी। वो अपने इस मामले में बहुत दूसरों को भी कहते थे कि इस तरह पैसा फजूल खर्ची मत करो। फिर क्या हुआ? वहाँ वकालत करते थे, तो फिर वो सिंध की बॉम्बे से अलहदगी का तहरीक चली, उसमें ये सर साहब के साथ उनके, क्योंकि उनके ग्रुप में थे, तो उन्होंने उनका साथ दिया और उसमें भी सिंध में बड़ी वो तहरीक चली थी, उसमें भी हिस्सा लिया। फिर सर शाह नवाज भुट्टो ने कहा कि अब ये असेंबलियाँ बनेंगी, तो उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी बना दी, वो सिंध पीपल्स पार्टी के नाम से बनाई। वो दादा को उसमें उसने उन्होंने मेंबर बनाया। फिर वो सिंध सूबा वजूद में आ गया 1935 के एक्ट के तहत, 1 जुलाई 1936-37 1 जुलाई 36 वो जब इलेक्शन हुई तो दादा को भी उन्होंने टिकट दी और निशान भी तलवार था। उनका पोस्टर मुझे शेर शमसुद्दीन मेमन मरहूम हमारे दादू के थे, उन्होंने मुझे वो पोस्टर दिखाया 37 का इलेक्शन में कि भाई तुम्हारे दादा सिंध पीपल्स पार्टी के मेंबर उम्मीदवार थे और वो जीते इसी निशान पे, तलवार पे। हालांकि वो रजिस्टर्ड पार्टियां नहीं होती थी, ऐसे ग्रुप कहते थे, लेकिन वो बहरहाल उसमें इलेक्शन में ये बावजूद इसके कि सारे जो सरदार, जो भी, मैं तो सरदार निज़ाम के सख्त खिलाफ हूँ, सरदार, गद्दी नशीन, ये वो बड़े आदमी सब तबके इकट्ठे हो गए। और दादा एक कॉमनर की हैसियत में, जो उनका आम गरीब आदमी थे, उनकी मिडिल क्लास से तो बहुत बड़ी अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत गए। और उनके मुकाबले में वही डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे खान बहादुर यार मोहम्मद जूने जो, और वो बड़े उनके पार्ट में माशाल्लाह बहुत बड़े अमीर आदमी भी थे, जागीरदार भी थे, उनके बड़े बाग थे, बड़े ज़मींदारी थी, और बहुत पढ़े लिखे लोग उनके जो रिश्तेदार वगैरह, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने बाद में, ये ख़ुद भी, इनका बेटा भी हाई कोर्ट का जज बना। फिर वो इलेक्शन जीतना उस वक्त का एक मौजज़ा था, लोग हंसते थे कि ये क्या जीतेगा खान बहादुर साहब, लेकिन जीत गया। नाजरीन, हम पहुँचे हैं अभी, पीर साहब से बातें हो रही हैं, और पीर साहब के पस मंज़र में एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है पीर इलाही बख्श साहब, सिंध के वज़ीर आला भी रहे। तो अभी वो पहली मरतबा सिंध असम्बली में, बम्बई प्रेसिडेंसी से जब सिंध आज़ाद हुआ है तो 1936 में वो सिंध असम्बली के मेंबर हुए हैं। हम एक छोटे से वक्फे के बाद फिर पीर साहब से पूछेंगे कि फिर दादा मरहूम ने क्या किया।